नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में रीट भर्ती 2025 के लिए लेवल 1 के लिए हम क्या है मॉडल पेपर पहला जारी कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या है 25 क्वेश्चन लिए हैं। आपके 30 क्वेश्चन कुल आते हैं, 5 क्वेश्चन हमने क्या है शिक्षण विधियों के इसमें कवर नहीं किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1.742 बार के समतुल्य भिन्न कौन सी होगी। भिन्न से आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पहले इसको हम समझते हैं ये है क्या। 1.742 और इसका बार, ये संख्या दोस्तों होती कैसी है, इसको अपन लिखते कैसे हैं। इसका मतलब है 1.7 और 42 दोस्तों आपका क्या है रिपीट हो रहा है। कब तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक आपका क्या है 424242 इस तरह से क्या है ये संख्या का मतलब है। तो ये तो रहा दोस्तों इसका मतलब। अब दूसरा क्या है, इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं वो जानते हैं। देखो दोस्तों, आपको एक दिख रहा है, एक का एक ऐसे ही उतारिए, पॉइंट हटाइए, पॉइंट की जगह अपन क्या बोलते हैं सही, एक सही 2/3 लिखते हैं, उसका मतलब क्या है 1.666 इस तरह से रहता है। तो एक सही। अब दोस्तों जो आपको डेसिमल के बाद में जो संख्या दे रखी है, जो डेसिमल के बाद में आपको जो संख्या दे रखी है वो क्या है, आपको पूरी एज इट इज लिखनी है। पहले 742 लिखा, इसमें से आपको घटाना क्या है, जितनी संख्याओं पे क्या है डेसिमल के बाद बार नहीं है। यहाँ पे केवल क्या है 7 एक ऐसी संख्या है जिस पे क्या है बार नहीं है। तो 742 में से आपको घटाना क्या है, 7 घटाना है दोस्तों। 742 में से 7 घटाया, नीचे क्या लिखना है, जितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या और दो संख्या, दो संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखने हैं। और पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं पे बार नहीं है, केवल 7 पे बार नहीं है, उतना क्या है 0 लिखना है। पहली बात तो दोस्तों ये आपकी भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। हमने किया क्या, 742 का 742 एज इट इज लिखा, जितनी संख्याओं पे बार नहीं था, 7 पे बार नहीं है तो उसको घटाया, डिवाइड बाई किया, जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 और जिस संख्या पे बार नहीं उतना 0। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक सही 735/990। अब दोस्तों हमें क्या है केवल यही सॉल्व करना है। 15 से ये जा रहा है, 15 चौक 60, 135, 15 नंबर 135 डिवाइड बाई 15 छिंग 60, 66। एक सही 49/66 क्या है दोस्तों, इसका मान है। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। बात समझ में आई दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको क्या है रिकरिंग डेसिमल दे रखा है और आपसे उसके क्या है दोस्तों समतुल्य भिन्न पूछी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन करें दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, दो भिन्नों का गुणनफल कितना है दोस्तों 15/28 एवं भागफल कितना है 105/21 है। ये कितना है दोस्तों 15/28, गुणनफल दे रखा है, भागफल कितना है 105/121 है। आपसे पूछा क्या है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी। आपको दो भिन्न दे रखी हैं, उन दोनों भिन्नों का गुणनफल आपको दे रखा है, उनका भागफल दे रखा है और आपसे पूछा गया है पहली भिन्न पूछी जा सकती है, दूसरी, या उन दोनों में बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, इस तरह से पूछा जाता है। देखो दोस्तों, पहली भिन्न निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लिखिए पहले आप। पहली भिन्न जो मैंने आपको बताया था क्लास में कैसे निकालते हैं, आपको अंडर रूट लेना है इस चीज़ का, जो आपको गुणनफल दे रखा है, जो आपको गुणनफल दे रखा है उसका गुणा यदि आप भागफल से करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो दोस्तों ये क्या है आपकी एक भिन्न आ जाएगी। दूसरी भिन्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी भिन्न के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी भिन्न लिखिए। दूसरी भिन्न कैसे निकालेंगे, सेम आपको अंडर रूट लेना है किसका, यदि आप गुणनफल में, यदि आप गुणनफल में भागफल से क्या है भाग दे दें तो यहाँ से आपको क्या है दोस्तों दूसरी भिन्न मिल जाएगी। इस तरह से अभी तक आप क्या है दोस्तों दोनों भिन्न निकाल सकते हैं आसानी से। ये क्या है दोस्तों, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, बड़े काम की चीज़ है। पहली भिन्न कैसे निकाल लेंगे, गुणनफल गुणा भागफल करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। दूसरी भिन्न क्या कैसे निकाल लेंगे, गुणनफल बचे भागफल करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। देखिए कैसे, पहली भिन्न निकालते हैं, पहले हमें क्या इन दोनों का गुणा करना है और उसका अंडर रूट लेना है।
15/28 गुणा 105/121, और इसका ले लेना है दोस्तों हमें क्या, अंडर रूट। किसी से कट रहा है, 7 से कट रहा है ये 15 बार, 7 से कट रहा है ये 4 बार। ऊपर क्या है दोस्तों, 15 गुणा 15 का अंडर रूट क्या आएगा, 15। नीचे क्या है, 4 है, 4 को आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2। 121 को कैसे लिखते हैं दोस्तों आप, 11 गुणा 11, यानी यहाँ से क्या अंडर रूट आएगा, 2 गुणा 11, यानी 15/22। तो दोस्तों क्या है, आपकी पहली भिन्न आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब दूसरी भिन्न के लिए आपको क्या करना है, दूसरी भिन्न के लिए आपको अंडर रूट लेना है किसका, यदि आप गुणनफल में भागफल से भाग दे दें, 15/28, इसको गुणा देना, या तो नीचे कर लो, या फिर क्या है दोस्तों मैं इसको उल्टा कर दूं, 121/105 से गुणा कर दूं तो भी भाग होता है। इसमें क्या है दोस्तों, 121 बटे कितना है, 105। 15 से 7 बार कितना आया दोस्तों, ये क्या है, 4 गुणा 7, तो क्या आया दोस्तों, 11/4 और 7, 2 और 7 14, 11/14 दोस्तों आपकी क्या है, दूसरी भिन्न है। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। आपके पास पहली भिन्न आपको ये है, दूसरी भिन्न दोस्तों आपको ये है। इन दोनों में भी क्या है, आपको सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, 15/22 है एक भिन्न, दूसरी भिन्न क्या है, 11/14। जब मैंने आपको बताया था दोस्तों आपकी संख्याएं छोटी हैं, तो बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न निकालने के लिए क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का गुणा 15 से करेंगे, 15 गुणा 10 कितना हो जाता है, 150, और 4 यानी 60, ये कितना आएगा, 210। तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों। 11 का गुणा 22 से करेंगे, ये क्या है, 11 गुणा 20 करेंगे, 220 से ऊपर जा रहा है, यानी ये संख्या 220 से अधिक होगी, तो यानी ये 11/14 क्या है दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी भिन्न है इन दोनों में से। बात समझ में आई। आपको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 210 आ गई वैल्यू, इसका आप गुणा करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे 20 भी होता है, तो क्या है दोस्तों, 11 गुणा 20 करेंगे, 220 से अधिक हो जाएगा, ये संख्या आपकी एज इट इज बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ऑप्शन सी, 11/14 दोस्तों आपकी क्या है, बड़ी भिन्न है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। आपका जो लेवल रखा गया है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा हाई रखा गया है। अभी हमारी तैयारी अच्छी रहेगी, एग्जाम में आप चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, हम क्या है आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है संख्या से, 16,57,08,122 में 6 व 8 के स्थानीय मानों के अंतर का 75% क्या होगा दोस्तों। लेंदी सवाल है, और लगभग कई सारे बच्चे इसमें क्या है दोस्तों, गलती करेंगे। देखो कैसे, पहले तो ये संख्या लिखना भी दोस्तों क्या है, एक कला है, वो आपको आनी चाहिए। संख्या कैसे लिखी जाती है देखिए, क्या दे रखा है, 16 करोड़, 16 लिखिए, कॉमा लगाइए, 16 करोड़। करोड़ के बाद में क्या आता है दोस्तों, लाख आता है। क्या दे रखा है, 57 लाख, यानी 57 लिखिए, कॉमा लगाइए। लाख के बाद क्या आएगा दोस्तों, हजार वाला आता है। कितना है, 8,000 है, तो 8,000 को आप कैसे लिखना है, 08। तो सपोज करो आपको 85,000 दे रखा होता, तो आप क्या लिखते, 85 लगते। यहाँ पे 8,000 दे रखा है, तो 08, और फिर क्या दे रखा है, 122। ये तो दोस्तों आपकी संख्या है। बात समझ में आई। 16,57,08,122। इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वहां पे आपका क्या है दोस्तों, टाइम लगेगा। आपको सीधा सीधा क्या है, 2-2 के पेयर बनाने हैं इधर, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे 3 का पेयर बनाइए, फिर क्या है 2-2 के पेयर बनाते चलिए, और संख्या को जैसे बोला गया है वैसे लिखते चलिए। ये तो रही दोस्तों संख्या। अब यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, हमसे पूछा क्या गया है, 6 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों, 16 करोड़ है, तो ये क्या है, 6 करोड़। 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 करोड़। ठीक है भाई, किसी भाई को दिक्कत इसमें, 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 करोड़ है। दूसरा क्या है, 8 का स्थानीय मान, 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 8 का स्थानीय मान कितना है, 8,000 है। ये 6 का स्थानीय मान हो गया, ये 8 का स्थानीय मान हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, इन दोनों के अंतर का 75%। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, पहले अंतर निकालेंगे, फिर उसका 75% निकालेंगे। जबकि आपको दोस्तों करना क्या है, पहले ही आप 75% निकाल दीजिए, बाद में आप घटा दीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी। देखिए कैसे, कोई मुझे ये बता सकता है 6 करोड़ का 75% क्या होगा। 75% की दोस्तों वैल्यू क्या रहती है, 75/100 लिखेंगे आप। 25 से जा रहा है, यानी आप सीधा सीधा 3 गुणा 4 कर सकते हैं।
तो यदि आप 6 में 3 गुणा 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 से 6 कितनी बार जाता है, 1.5 बार, गुणा 3 करेंगे यानी 4.5 करोड़ दोस्तों इसका 75% है। 4.5 करोड़ इसका क्या है, 75% है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। 6 करोड़ का 75% क्या होता है, 4.5 करोड़। 8,000 का 75% क्या होगा दोस्तों, 8 गुणा 3/4, 4 से 8 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 गुणा 3 यानी ये क्या है, 6,000। अब आपको जो करना था वो केवल इतना ही करना है, 4.5 करोड़ में से 6,000 घटा देना है, सिंपल सी बात इतनी बची। अब दोस्तों 4.5 करोड़ में से घटाना है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 5 करोड़ ये तो ऊपर है, ये 5 करोड़ ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो बचे। अब 4.5 करोड़ में से घटाएंगे, कितना घटाना है, 6,000। तो दोस्तों कितना आएगा, 4,49,94,000 आएगा, यही आएगा। 4.5 करोड़ में से 6 करोड़ आप 6,000 घटाएंगे तो ये क्या 49 लाख में से क्या है दोस्तों, 54,000 और 6,000 जोड़ेंगे तो ये 50 लाख हो जाएगा। सीधी सीधा ऑप्शन कौन सा है, 4,49,94,000 आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। आपको क्या है, सीधा सीधा 4.5 करोड़ में से 4.5 करोड़ में से 6,000 घटा देना था। 4.5 करोड़ में से 6,000 घटा देना है, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4,49,94,000 आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों और इसके पीछे शानदार कंसेप्ट है। क्या दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है तो उन दोनों संख्याओं का लासापा क्या होगा। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं, लासापा पूछा गया है, क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ऑप्शन ए आपको सीधा सीधा दे रखा है, इसको टिक करके आएंगे भाई सभी लोग कि भाई मज़ा आ गया, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ये दोस्तों क्या है, गलत है। आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है यदि आप इस तरह से टिक करते हैं जल्दबाजी में, तो आपको हमेशा पहला ऑप्शन वही मिलेगा जो गलत रहेगा। जब भी आपका ऑप्शन ए सही है आपको क्या है, दोबारा चेक करना है आपने गलती तो नहीं की है कोई। देखो आपको क्या दे रखा है दोस्तों, पूर्णतः विभाजित होती है, इसका अलग कंसेप्ट है। आप कोई सी भी दो संख्या मानिए, मैंने लिखा एक संख्या 4 है, दूसरी क्या है 12 है, तो जो संख्या 12 है ये क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, इन दोनों का एलसीएम क्या है दोस्तों, 12 आएगा। यानी जब भी संख्या क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, आपका लासापा क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। ये मैं आपको क्लास में कई बार बता भी चुका। यानी कहने का मतलब क्या है, जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या है वह क्या होगी दोस्तों, आपका एलसीएम होगी, और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या है वो क्या होगी दोस्तों, आपकी एचसीएफ होगी। कब, जब संख्या आपस में क्या है, पूर्णतः विभाजित हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या से। 4 और 12 में एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, छोटी संख्या 4 आएगी, 12 क्या है आपका एलसीएम है, ये क्या है आपका मासापा है, एचसीएफ है। बात समझ में आई दोस्तों, बड़ी संख्या आपकी एलसीएम रहती है, छोटी संख्या आपकी एचसीएफ रहती है। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी पहली संख्या आपकी बड़ी संख्या है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, पहली संख्या आपका क्या है, यही आपका एलसीएम है। यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो आपका क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या होती। बात समझ में आई, थ्योरी का बहुत शानदार क्वेश्चन था, आपको जरूर आना चाहिए। अगला सवाल करते हैं भाइयों। दो संख्याओं का गुणनफल 192 तथा योगफल 28 है तो इनका लासापा क्या होगा। कीजिए दोस्तों, अगेन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है दोस्तों 192, ये क्या दे रखा है, गुणनफल, और योग कितना दे रखा है 28, और आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा गया है दोस्तों। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये क्या रहती है दोस्तों, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब आपको गुणनफल तो दे रखा है, आपसे पूछा गया है एलसीएम। यदि आप क्या है एचसीएफ निकाल सकें, आप क्या है मासापा निकाल सकते हैं, तो आप क्या है इसका एलसीएम भी आसानी से निकाल लेंगे। अब जो सीखने वाली बात है, जो कोर करने वाली बात दोस्तों क्या है, वो ये है
कि इन दोनों का जो योगफल और गुणनफल है, जो इन दोनों का मासापा होगा, जो इन दोनों का मासापा होगा वही क्या है दोस्तों, उन संख्याओं का भी मासापा होगा, वही उन संख्याओं का मासापा होगा, उन संख्याओं का मासापा भी होगा। ये आपको दोस्तों आना चाहिए, मैं बता चुका हूँ आपको थ्योरी क्लास में। आज हमारा क्या है, हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, मॉडल पेपर हम रन करा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए यदि आपका जो गुणनफल और योगफल है, जो इनका मासापा है, वही आपका क्या है दोस्तों, उन संख्याओं का भी मासापा है। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्या है 4 × 7, ये क्या है दोस्तों 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 गुणा कितना हो गया, 4 × 49, नहीं 48, 4 × 48, यानी इन दोनों का क्या है दोस्तों, मासापा कितना आया है, 4 ही आया है। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। अब आपको क्या निकालना था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आपको दे रखी है 192, 192 बराबर क्या दे रखा है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 4 गुणा एलसीएम। एलसीएम कैसे आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया आपका 192 में यदि आप 4 का भाग दे दें तो ये कितना आया दोस्तों, 48। करेक्ट ऑप्शन है 48, क्या है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझे कि नहीं समझे, जो गुणनफल और योगफल का मासापा होगा वही उन दोनों संख्याओं का भी मासापा होगा। यहाँ से आप निकाल चुके हैं, मासापा आ चुका है आपका 4, आपको गुणनफल दे रखा था 192, आप लासापा क्या है इस सीधे सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एलसीएम। जो गुणनफल दे रखा है उसमें 4 का भाग देंगे, 48 आपका क्या है मासापा है, लासापा है सॉरी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन, अगला का टाइप करें, बहुत बढ़िया। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। भिन्न से क्या है दोस्तों, रीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीट 2025 में भिन्न से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या दे रखा है आपको, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों, एक भिन्न दे रखी है आपको 101/95, दूसरी दे रखी है 125/119, तीसरा दे रखा है 129/123, चौथा दे रखा है 95/89। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, जो सीखने वाली बात है वो क्या है दोस्तों, आप इनका अंतर देखिए, यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 का, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, यानी आपका क्या है दोस्तों, अंतर समान है, अंतर समान है किसका, अंश व हर का, अंश व हर का अंतर समान है। अंश आपका क्या है दोस्तों, 6 से बड़ा है हर संख्या में, हर भिन्न में। तो इस केस में दोस्तों जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न लिखिए, सबसे बड़ी भिन्न जब, जब क्या है दोस्तों, ये आपको पॉइंट लिख लेना है, जब क्या है, जब भिन्न क्या है, अनुचित हो, अनुचित भिन्न की बात हो रही है दोस्तों, अनुचित भिन्न, या मैं बोलूं क्या है, भिन्न का जो मान है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 हो, उस केस में बता रहा हूं दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका, जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो क्या है, सबसे बड़ी भिन्न होगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 95/89, ये आपका दोस्तों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जिसका अंत, जिसका हर छोटा, जिसका हर छोटा, वो संख्या क्या है दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। किस केस में, जब भिन्न आपकी क्या है, 1 से बड़ी है। ये सभी भिन्न क्या है दोस्तों, 1 से बड़ी हैं, सभी अनुचित भिन्न है। तो यहाँ पे क्या है, यदि आपका अंतर समान है तो आपका क्या है, भिन्न वो बड़ा होगा जिसका हर छोटा है। अब कई भाई बहन कहते हैं कि सर हम क्या है फॉर्मूला भूल जाते हैं, हम जो आपने बताया जिसका हर छोटा है या बड़ा है हम भूल गए, आपने क्या बताया, तो एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या रहे। कोई बात नहीं दोस्तों, यदि आप भूल गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आप इसको दूसरा स्टेप लिखिए, स्टेप 2, हम क्या कर सकते हैं, क्या आप इसको उचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। 101/95 को आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक सही 6/95 लिख सकते हैं, एक भिन्न ये है। दूसरी भिन्न क्या है, एक सही 6/119। तीसरी भिन्न क्या है, एक सही 6/123। और चौथी भिन्न क्या है, एक सही
6/89। अब एक तो दोस्तों सभी में कॉमन है ही, यहाँ से तो आपका बड़ा छोटा पता नहीं चलेगा। अब आप ये देखिए 6/95, 6/119, 6/123, 6/89 में कौन सा बड़ा है। यदि आपका अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। बात समझ में आई दोस्तों, जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। किस केस में, यदि आपका क्या है अंश बराबर है। अंश यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 6 6 6, हमने इसको क्या है उचित भिन्न में कन्वर्ट किया है। हर में अंश हमारा क्या है 6 6 आया है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं एक सही 6/89 क्या है दोस्तों, जिसका हमारा क्या है हर छोटा है वो संख्या हमारी बड़ी है। अब बच्चे ये कहते हैं सर हम ये भी भूल गए कि भाई जब आपका क्या है अंश बराबर है तो कैसे देखना होता है। तो दोस्तों आप सीधा सीधा ये देख लीजिए 1/7 में और 3/10 में कौन सा बड़ा है। यहाँ भी क्या है दोस्तों, यहाँ भी क्या है, दोनों में क्या है 6 6 का अंतर है। दोनों में सॉरी ये क्या है 1/8 लिख दीजिए दोस्तों। यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ भी क्या है 7 का अंतर। अब दोनों में बड़ा कौन सा है दोस्तों, इसका मान कितना रहता है 1/8 का 12.5, इसका कितना रहता है 0.3, 1.25 रहता है इसका। इसका तो यानी ये क्या है दोस्तों हमारी ये बड़ी भिन्न है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 3/10 और 1/8 में कौन सा है ये बड़ा है। आप कोई छोटी वैल्यू मान सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है अंश बराबर दे रखा है, आप अंश लिख लीजिए 6/13 और 8/15। दोनों में क्या है 7 7 का अंतर है। कौन सी बड़ी रहेगी दोस्तों, कौन सी बड़ी रहेगी, जिसका क्या है दोस्तों आपका ये छोटा होगा वो संख्या आपकी बड़ी रहेगी। ये जिसका छोटा है वो क्या है दोस्तों आपकी संख्या बड़ी है। बात समझ में आई दोस्तों। अगला सवाल करते हैं। कोई धनराशि 12 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कैसे बताया था दोस्तों आपको, RT/100 बराबर क्या रहता है N-1। टाइम कितना दे रखा है 12 वर्ष, 12/100 गुणा टी बराबर N गुनी कितनी हो रही है यानी 4 - 1। टी यहाँ से कैसे निकालेंगे दोस्तों, 4 - 1 कितना आया 3 गुणा 100/12। 3 से 4 बार गया, 4 से गया दोस्तों 25 बार। सॉरी आर निकालना, ये आर है दोस्तों। तो आर कितना आया आपका 25%। आर कितना आया दोस्तों आपका 25% क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई दोस्तों। अगला सवाल करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 14 सही 2/7% क्या दे रखा है दोस्तों आपको दर दे रखी है वार्षिक और साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों, वार्षिक है और साधारण ब्याज है। अब दोस्तों आप ये बताइए 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। अब पहली बात क्या है दोस्तों, आपको ये आना चाहिए 14 सही 2/7 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। 14 सही 2/7 को लिखते हैं आप 1/7। यानी यदि आपका मूलधन आपका 7 रुपये है तो उस पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों 1 रुपये ब्याज मिलेगा। साल कितनी है 3 है, तो 3 साल में आपको 3 रुपये ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो गया 10 रुपये। 10 रुपये की वैल्यू आपको कितना दे रखा है दोस्तों 1500 दे रखा है। 10 रुपये की दोस्तों क्या है वैल्यू 1500 दे रखा है। 7 की वैल्यू कितनी आएगी 10 की 1500 यानी 1 की 150 है, तो 7 की क्या है 150 से गुणा करेंगे 15×6 = 90, 15×7 = 105। 1050 क्या है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1050 क्या है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई दोस्तों। एक सेकंड ये सवाल देखते हैं। यहाँ पे शायद मैंने आपको कुछ गलत बताया था दोस्तों। जब भी आपका क्या है अंतर समान है, अंतर ये समान आ रहा है आपका, तो इस केस में बड़ी भिन्न क्या है, जिसका आपका हर बड़ा है 8/15 बड़ा है। ये वाला केस अलग था जब आपका क्या है अंश समान हो। यहाँ पे अंश समान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपका अंश समान नहीं है, अंतर समान है और भिन्न आपकी 1 से छोटी है, तो जिसका हर बड़ा वो संख्या क्या है छोटी बड़ी रहती है आपकी। जिसका अंश छोटा वो संख्या आपकी छोटी रहती है। कब, जब आपकी भिन्न क्या है 1 से छोटी हो। यहाँ पे ये क्या है मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था शायद, ऐसा याद आ रहा है मुझे। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
एक एक नियम से बहुत शानदार क्वेश्चन आया ये। 4 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूर्ण करते हैं, तो 8 आदमी 15 दिन में पहले से दोगुना काम करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, एमडीएच फॉर्मूला आपको सभी को पता है, मसाले आते हैं एमडीएच के। आपको क्या दे रखा है, आपका फॉर्मूला रहता है मैन डे आवर बटे वर्क। इसको आपको क्या है दोस्तों, बराबर करना होता है। मैन कितने हैं, 4 आदमी हैं। दिन कितना ले रहे हैं दोस्तों, 12 दिन ले रहे हैं। और हर दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं। और इस तरह से मैंने मान लिया कोई भी काम कर रहे हैं, 1 यूनिट काम कर रहे हैं। एक सीन तो ये है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 8 आदमी 15 दिन में कितने घंटे काम करना होगा, किसके लिए, इससे दुगने वर्क के लिए। यहाँ पे एक काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 काम करना है दोस्तों। अब यहाँ से सीधा सीधा आपको x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा आप 2 से गुणा यहाँ पे करेंगे, 4 × 2 × 12 × 6 बटे 8 × 15। 8 से 8 गया, 3 से कितनी बार गया, 4 बार, 3 से कितनी बार गया, 5 बार, 24/5। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 4/5 घंटा। कितना आया, 4 सही 4/5 घंटा। 4/5 घंटा को दोस्तों मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, 5 से 12 बार यानी 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट दोस्तों आपको क्या है, काम करना पड़ेगा 8 आदमी को हर दिन। बात समझ में आई, अगला सवाल करें। बहुत बढ़िया। किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 30% की वृद्धि हुई हो, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये सवाल दोस्तों आपको कहाँ से है, क्रमागत वृद्धि या कमी या वृद्धि जो होता है उस केस में क्या है दोस्तों, आपको पता है a + b + ab बटे, तो इस तरह से आप निकालते हैं। यदि आपकी क्या है, लगातार वृद्धि ही वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पर नेगेटिव तो कुछ है नहीं, यानी पहले 20 की हुई, फिर क्या है 30 की वृद्धि हुई, फिर क्या है दोस्तों 20 × 30 बटे, तो कितना आया दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 56% दोस्तों आपकी क्या है, ओवरऑल वृद्धि होगी। कुल वृद्धि क्या है दोस्तों, आपका 56% का कुल वृद्धि रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे कमी होती तो हम क्या उसे नेगेटिव साइन लेते, बी की कमी हो रही तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव आपका, क्योंकि ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। तो आपको यहाँ पर केवल पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखा था, दोनों के समय वृद्धि हो रही है, तो सीधा सीधा 20 + 30 इंटू 20 इंटू 30 बटे 100 करके क्या है दोस्तों, आप 56% आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है भाइयों। ये सवाल करो, नमक के 15 लीटर घोल में 10% नमक है, घोल को गर्म करके 3 लीटर पानी का वाष्पीकरण किया जाता है दोस्तों, तो अब घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। पहली चीज तो जब भी आप वाष्पीकरण कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, पानी का ही होगा, नमक हमारा चेंज नहीं होगा। जितना नमक हमारा पहले था, वाष्पीकरण होने के बाद में भी क्या है दोस्तों, नमक उतना ही है। नमक पहले था कितना, 15 लीटर में 10% नमक था दोस्तों, 15 × 10% नमक था, पहले इतना था। क्या हमारा नमक चेंज हुआ है, पानी ही उड़ा है, नमक वहाँ पे पहले भी जितना था उतना ही अब है। अब दोस्तों क्या है, पहले जो 15 लीटर घोल था, अब 3 लीटर वाष्पीकृत हो गया, अब घोल कितना बचा, 12 लीटर, गुणा इसमें परसेंटेज हमें निकालना है, x/100 करेंगे, 100 से 100 गया, सीधा सीधा आप यहाँ से देख सकते हैं 15 × 10 बटे क्या है 12 आएगा, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 50/4 कितना रहा दोस्तों, 12.5% क्या है आपका नमक है वाष्पीकरण होने के बाद में। 12.5% दोस्तों आपका क्या है, नमक है। नमक उड़ेगा नहीं, केवल केवल उड़ेगा क्या, पानी उड़ेगा वाष्पीकरण में। बात समझ में आई दोस्तों, अगला सवाल करते हैं भाई। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। करो दोस्तों, कैसे करोगे, करो भाई। क्या दे रखा है, 3 वर्ष पहले
देखो दोस्तों, मेंबर कितने थे? 5 आदमी थे भाई पहले। औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी। 3 वर्ष बाद इन 5 लोगों की औसत आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों? पहले यदि 5 वर्ष औसत आयु थी, तो अभी इन 3 लोगों की औसत आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। 3 वर्ष बाद औसत आयु क्या रहेगी? सभी में क्या है, 3 3 का जुड़ेगा। भाई ऐसा तो है नहीं केवल एक ही आदमी 3 साल बढ़े। 3 साल बाद हर आदमी की आयु क्या है, 3 3 से बढ़ेगी। तो जो पहले 17 वर्ष थी 5 लोगों की, अब क्या है, 20 वर्ष हो गई भाई वर्तमान में। 20 वर्ष औसत आयु हो गई वर्तमान में। जब 20 वर्ष क्या है औसत आयु है 5 सदस्य की, तो कुल आयु का योग क्या होगा दोस्तों? 5 × 20। 5 × 20 आप करेंगे तो यानी 5 लोग जो हैं वो क्या है, 100 वर्ष के हो गए भाई। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है ये? अब क्या है, एक बच्चा क्या है दोस्तों पैदा हुआ, अब सदस्यों की संख्या चेंज हो गई है। जो पहले 5 थे अभी क्या है 6 सदस्य हो गए। 6 सदस्य हो गए दोस्तों। औसत आयु कितनी है? पहले भी 17 वर्ष थी, अभी भी 17 वर्ष है। ठीक है, 6 लोगों की 17 वर्ष के हिसाब से कुल आयु कितनी हो गई? 102 वर्ष हो गई। टोटल आयु 102 वर्ष है, जिसमें से पुराने लोगों की जो 5 सदस्य थे उनकी 100 है। तो ये 2 वर्ष किसकी है दोस्तों? यही 2 वर्ष क्या है, आपके बच्चे की उम्र है। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है दोस्तों। बात समझ में आई? सीधा सीधा आपको क्या है, 5 × 20 करना है। 100 वर्ष क्या है, पहले लोगों की औसत आयु है। 17 अभी है, 6 लोग हो गए, 102 वर्ष अब टोटल है। तो टोटल क्या है दोस्तों? 2 वर्ष क्या है हमारा अंतर आ रहा है। यही अंतर क्या है? उस बच्चे की उम्र है। अगला सवाल करते हैं। एक बल्लेबाज 19 पारियों के लिए रनों का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। कोई भी औसत है दोस्तों, इसका क्या है, कोई निश्चित औसत है 19 पारियों के बाद। 20वीं पारी में दोस्तों यह क्या कर रहा है, 100 रन बना रहा है, जिससे उसका औसत क्या है, 2 रन से बढ़ जा रहा है। तो 20 पारियों का औसत क्या होगा? पहली बात तो ये कि औसत बढ़ा क्यों? बढ़ा क्यों? क्योंकि इसने क्या है 20वीं पारी में पिछले औसत से कुछ रन अधिक बनाए। तो 20वीं पारी में दोस्तों इसने क्या किया? 20वीं पारी का स्कोर देखता हूं मैं क्या है इसका। 20वीं पारी का स्कोर क्या है दोस्तों? 20वीं पारी का स्कोर क्या रहा? इसने क्या है, जो पिछला औसत है, इसका जो पिछला औसत है उससे मैंने मान लिया कुछ रन ज्यादा इसने बनाए। कुछ रन ज्यादा बनाए। कुछ रन ज्यादा बनाए, तभी तो दोस्तों इसका क्या है, औसत बड़ा है। और ये आपको दे रखा है कितने के बराबर है, टोटल 100 रन बनाए। ठीक है दोस्तों, पिछला औसत जो भी है उससे क्या है, उसने कुछ रन ज्यादा बनाए और टोटल उसने 100 रन बनाए। पिछला औसत दोस्तों मेरा क्या है, एक्स है। रन कितना ज्यादा बनाया, हर पारी में औसत क्या है दोस्तों, 2 से बढ़ रहा है। 20 पारियों में 2 से बढ़ाना है, यानी उसने क्या है पिछले औसत से 40 रन अधिक बनाए दोस्तों। 2 × 20, उसने क्या है 40 रन बनाए अधिक, टोटल बनाए 100। तो पिछला औसत दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, 100 - 40, यानी आपका पिछला औसत आ गया 60 रन का। भाई दोस्तों आपका क्या है, पिछला औसत है। पूछा क्या है, 20 पारियों का औसत क्या होगा? 20 पारियों का औसत क्या है दोस्तों, इसका 2 से बड़ा है, यानी अभी वर्तमान में औसत कितना हो गया है, 62 रन हो गया। करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लिखना है। पिछला औसत मानिए एक्स, जितना रन अधिक बनाया, कितना रन जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन लिखिए, प्लस में हो प्लस में लिखिए, माइनस में हो माइनस में लिखिए, गुणा कीजिए कुल पारियों से, कुल पारी, और ये कर दीजिए उसका जो 20वीं पारी में कुल स्कोर बनाया है। हमने क्या किया, एक्स था, परिवर्तन 2 का था, 20 पारियों में परिवर्तन है और उसने कुल 100 रन बनाए। यहाँ से एक्स आ चुका है आपका 60, पिछला औसत 60 है, 2 से बड़ा है, वर्तमान औसत आपका क्या है, 62। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सवाल करो दोस्तों, इसकी भाषा ही आपकी क्या है, समझ में नहीं आएगी कई सारे बच्चों की। क्या कह रहा है, प्रथम 1234 संख्याएं हैं। प्रथम 1234 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, कुल विषम संख्या है कोई। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विषम आएगा, सम आएगा, या सम या विषम दोनों आ सकता है, या इनमें से कोई नहीं।
देखिए दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, 1234 सम संख्या होती है। प्रथम 1234 सम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? प्रथम 1234 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आप बोलेंगे n+1 होता है, n+1 यानी 1235 होता है। 1235 क्या है दोस्तों? आपकी एक विषम संख्या है। ये आपकी क्या है? विषम संख्या है। तो यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों? सम आएगा। बात समझ में आई? प्रथम 1234 सम संख्याओं का औसत विषम है, विषम होगा। जब भी क्या है दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, 1234 संख्याएं दे रखी हैं, सम होता तो क्या है, 1235 होता। 1234 विषम संख्याओं का औसत क्या होता दोस्तों? विषम संख्याओं का औसत क्या होता? एन संख्याओं का औसत एन होता, यानी 1234 ही होता। ये क्या है आपका? सम है। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन नहीं है। हमें क्या दे रखा है? विषम होना चाहिए। तो विषम केवल किस केस में आ रहा है? सम के केस में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? जब भी क्या है आपको क्या है, एन क्या है, सम या विषम दे रखी हैं। जो कुल संख्याएं हैं, माने चलो 5 संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं हैं। जब भी आपको ये ओड दे रखा है तो इनका औसत क्या होगा? 5 सम संख्याओं का औसत सम होगा, 5 विषम संख्याओं का औसत विषम होगा। पहली बात तो ये है। यदि मैं आपको यहाँ पे 6 सम संख्या देख दूँ, 6 सम संख्या दे दूँ, 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? विषम होता है। पोलरिटी यहाँ पे चेंज होता जाती है। 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? यहाँ पे सम होगा। कैसे? आप ये देखिए, ये थ्योरी में कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप ये देखिए, 10, 12, 14, 16 और 18 हमारी क्या है दोस्तों? 5 संख्याएं हैं। इनका औसत क्या आएगा? 5 सम संख्याएं हैं तो हमारा औसत क्या आ रहा है? 14 ही आ रहा है, जो कि सम है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक संख्या और जोड़ दूँ, 20 कर दूँ। अब आप मुझे ये बताइए, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का औसत क्या क्या आएगा? 15 आएगा। ये क्या है? विषम है। यानी जब भी आपको क्या है, ये क्या है, ये संख्या आपको देखनी है 1234 क्या है, ये अगर सम होती है तो आपका क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है दोस्तों? उल्टा आएगा। यहाँ पे सम है तो यहाँ पे विषम आएगा, यहाँ पे विषम है तो यहाँ पे सम आएगा। किस केस में? जब ये क्या है, आपकी सम संख्या है। विषम के केस में सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कैसे करेंगे दोस्तों? पहली बात तो 1.7 बार को कैसे लिखेंगे? 1.7777 इनफाइनाइट टाइम्स। 1.76 बार को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? 1.76767। 2 पे बार है, यानी ये 2 अंक क्या है हमारे? रिपीट हो रहे हैं। तीसरी संख्या क्या है हमारी? 1.7 है। इसको तो हम क्या है, 1.7000 कितना भी लिख सकते हैं। चौथी संख्या क्या है? 1.768 पे बार, यानी 1.7686868। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1.7 यहाँ पे 2 अंक तक सभी में है, यहाँ पे 6, 0, 6, यहाँ पे 7 है, यानी आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1.7 पे बार है, वो आपकी क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 1.7 के जस्ट बाद 0 है, यानी ये संख्या आपकी क्या है? सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या है भाइयों। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है भाइयों? किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 14 - 2/7% की हानि होती है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं और उस पर जो हानि हो रही है वो क्या है? विक्रय मूल्य का 14 - 2/7% है। तो आपका वास्तविक हानि यानी जो क्रय मूल्य पर होगा वो आपसे पूछा गया है। पहली बात दोस्तों, मैंने आपको बताया है, आपको सारी की सारी जो परसेंटेज हैं वो क्या है? रेशियो में आनी चाहिए। 14 - 2/7 को क्या लिखते हैं? 1/7 लिखा जाता है। 1/7 की हानि, यानी ये क्या है दोस्तों? हानि हुई, और ये क्या है आपका? विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, तो ये क्या है? विक्रय मूल्य है। अब आप मुझे ये बताइए,
₹7 आपका क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य है। ₹1 की हानि हुई, 7 पे ₹1 की हानि हुई, तो क्रय मूल्य कोई बता सकता है मुझे कितना होगा? ₹1 की हानि हुई यानी इससे एक अधिक हमारा क्या है, ₹8 क्रय मूल्य होगा। हानि क्या होती है, जब हमारा क्रय मूल्य एक ज़्यादा हो, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तभी हमारे केस में क्या है, हानि होगी। तो ₹1 की हानि। अब आपसे वास्तविक हानि पूछा गया, यानी क्रय मूल्य आपका 8 है, 1 की हानि 1/8 गुणा 100% के लिए कितना आया दोस्तों, 12.5% की क्या है आपको वास्तविक हानि हुई है। 12.5% की दोस्तों आपको क्या है, वास्तविक हानि हुई है। बात समझ में आई आपको? 7 विक्रय मूल्य है, 8 आपका क्रय मूल्य आ गया, तो 8 पे आपको ₹1 की हानि हो रही है, तो इस तरह से आप 12.5% की हानि बुक कर रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों, ये सवाल करो, चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने के कारण एक गृहिणी ₹135 में पहले से 250 ग्राम चीनी अधिक खरीद रही है, तो पहले चीनी का भाव क्या था? ये सवाल आपको करा रखा है, परसेंटेज में भी आता है, प्रॉफिट लॉस से भी आता है। पहले आप ये बताइए दोस्तों, क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। आप पहले का जो भाव लिखें, पहले और अब। पहले दोस्तों कीमत देखते हैं, पहले कीमत कितनी थी। पहले कीमत 10% की कमी हो रही है, यानी यदि मेरी पहले 10 की थी, तो अब क्या है, 9 की हो गई चीज़। ₹10 पे 1 की कमी हो रही है, तो अब क्या है, भाव 9 आ गया। कीमत पहले मेरी ₹10 थी, अब क्या है, ₹9 हो गई। इसका दोस्तों मैंने बताया है, खपत का रेशियो क्या है, कीमत की रेशियो से जस्ट उल्टा रहता है, 9 और 10। और यहाँ पे आपका दोस्तों खर्चा आता है। अब आप मुझे ये बताइए, पहले जो आप 9 यूनिट चीनी खरीद रहे थे, अभी कितना खरीद रहे हैं, 10 यूनिट चीनी, यानी 1 यूनिट आप क्या है, ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसी 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपको क्या दे रखी है, 250 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू आपको 250 ग्राम दे रखी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2.2 किलो आ गई, यानी आपकी क्या है, 2.250 ग्राम ये आपकी क्या है, चीनी आपने खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, ₹135 में। ₹135 में दोस्तों आप कितना चीनी खरीद रहे हैं, 2.25 किलो। 2 सही 1/4, या आप इसको लिख सकते हैं 135 सही 2 सही 1/4 को कैसे लिखेंगे, 9 × 4, 9 से ये कितनी बार गया, 15 बार, 15 चौक 60। पहले आपकी क्या है दोस्तों, ₹60 की कीमत थी। आपसे पूछा क्या गया है, पहले चीनी का भाव कितना था, पहले चीनी का ₹60 केजी का भाव था। बात समझ में आई? कीमत पहले ₹10 थी, ₹9 हो गई। खपत का रेशियो दोस्तों इनका जस्ट उल्टा रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ। पहले 9 यूनिट खरीद रहा था, अब 10 यूनिट, एक ज़्यादा खरीद रहा है। एक का ही वैल्यू आपको 250 ग्राम दे रखा है, तो कुल कितनी खरीद रहा था, 2.25 किलो खरीद रहा है। कितने रुपए में, ₹135 में 2.25 किलो खरीद रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं भाव कितना आया, ₹60 पर केजी चीनी का भाव था पहले वाला। ये सवाल करो दोस्तों, ये सवाल करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कीजिए, करो भाई। क्या दे रखा है, शेषफल पूछा गया है 9 का। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या इसको सीधा सीधा भाग देंगे, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। 9 हुआ, 11 हुआ, इनका क्या है, शेषफल का अलग रूल चलता है। 9 का क्या रूल है दोस्तों, आप सभी इस अंकों को जोड़िए और उसमें 9 का भाग दीजिए, जितना रिमाइंडर बचा वो टोटल रिमाइंडर उतना ही रहेगा। देखिए कैसे, 2 5 और 4 9 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, 9 9 18, यानी ये तो 9 हो चुका है, 9 से भाग जा रहा है। तो इस केस में यहाँ से हमें दोस्तों 6 रिमाइंडर बचा। यहाँ पे आप देखिए 5 और 4 9, कैंसिल आउट कीजिए, 1 और 6 7, यानी यहाँ पे रिमाइंडर हमें 7 बचा। 7 और 2 9 कैंसिल कीजिए, 6 और 3 9 कैंसिल कीजिए, यहाँ पे बचा दोस्तों 5, यानी 6 गुणा 7 गुणा 5/9 का जो रिमाइंडर होगा, वही आपका क्या है दोस्तों, पूरी संख्याओं का रिमाइंडर है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये कैसे आएगा, 64 42 42, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं 7×35, जो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कीजिए 7 गुणा 35, 35 यानी -1 रिमाइंडर, यहाँ पे -1 रिमाइंडर है, ये 6 रिमाइंडर है, टोटल -6 रिमाइंडर आया। -6 का मतलब क्या रहता है दोस्तों, प्लस में लिखेंगे 3 शेषफल आएगा।
3 शेषफल आएगा सीधे सीधा। ऑप्शन ए 3। दोबारा से समझाता हूँ दोस्तों आपको। आपको 9 के लिए क्या करना है, इन सभी अंकों को जोड़ो। 2 और 4 6 और 5 11 और 7 18 और 6 24। 2 और 4 6 और 5 11 7 18 और 6 24। ठीक है दोस्तों, 24 रहा। यहाँ पे क्या है, 24 आया। 24 में आप क्या है, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना 6, तो 6 रिमाइंडर यहाँ पे मैंने लिख दिया। 1 और 5 6 और 4 10 और 6 16। 16 में 9 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार, बचा कितना 7। 7 मैंने ये लिख दिया। 7 और 2 9 और 6 15 और 5 20 और 3 23। 23 में 9 का भाग दिया, 2 बार जा रहा है 18, बचा 5। 5 मैंने यहाँ लिख दिया। यानी 6 गुणा 7 गुणा 5 दोस्तों यहाँ पर है, और ये लिख दिया मैंने 9 से। अब चाहे आप यहाँ से कर लो, चाहे आप यहाँ से कर लो। यहाँ से करें, 6 गुणा 7 42। 42 में आपने 9 का भाग दिया, कितनी बार बचा दोस्तों, 9 चौक 36, 6 बचा। 6 गुणा 5 बटे 9, तो 29 में यदि आप 9 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले मैंने आपको माइनस से समझाया था। 7 गुणा 5 करेंगे 35 आएगा, 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36 होता है, -1 रिमाइंडर बचा। -1 गुणा 6 करेंगे यानी -6। -6 को आप आगे लिखेंगे पॉजिटिव में, तो 3 शेषफल आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। चित्र ABCD में एक चक्रीय चतुर्भुज है। चित्र में ABCD दोस्तों क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, साथ में आपको दे रखा है O वृत्त का केंद्र है, तो ABC का मान क्या होगा। ABC ये एंगल पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है। इस जीवा द्वारा, ये एक जीवा होगी, इस जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण और केंद्र पे बने कोण में कोई रिलेशन रहता है, बिल्कुल रहता है। जो परिधि पे बना कोण है वो केंद्र पे बने कोण का दोस्तों क्या है, आधा रहता है। ये आपको 136 दे रखा है, इसका आधा कितना आएगा 68। यानी हमारा एंगल डी आ चुका है 68 डिग्री। किसी भाई बहन को दिक्कत है यहाँ पे, ये एंगल आप निकाल चुके हैं 68 डिग्री। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण, इनका मान क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। ये 68 का है, तो ये कितना रहेगा दोस्तों, 180 माइनस 68, जो कितना हो जाता है 112 डिग्री। बात समझ में आई। 112 डिग्री आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपने किया क्या, जो परिधि पे कोण बनेगा वो क्या है, केंद्र पे बने कोण का आधा रहेगा। किस केस में, जब आप समान जीवा की बात कर रहे हैं और एक ही ओर कोण बन रहे हैं। तो ये 68 आ गया। अब चक्रीय चतुर्भुज में हमें पता है कि आमने सामने के कोण क्या है, 180 डिग्री रहते हैं। ये हमारा 68 है, तो ये कितना है, 180 में से 68 घटा देंगे, 112 डिग्री हमारा क्या है, कोण का मान है। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों। इकाई के अंक के लिए हम करते क्या हैं, इकाई का अंक, इकाई के अंक के लिए हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं। 4 क्या है, सभी की बाई डिफॉल्ट क्या है, साइक्लिसिटी है। हर किसी भी पावर में आप 4 से गुणा कीजिए, अंत में वही इकाई का अंक आएगा। देखिए 240 में 4 से भाग दिया, 240 बार पूरी पूरी जाता है, यानी एक बचा। और इकाई की अंक की बात कर रहे हैं, यानी हम 75 को कंसीडर नहीं करेंगे, 43 को कंसीडर नहीं करेंगे, 23 को कंसीडर नहीं करेंगे। इसके पूरे आगे कितनी भी संख्या हो हमें हटा देना है। जब बात हम इकाई के अंक की कर रहे हैं तो केवल हम इकाई का अंक लिखेंगे। यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 7 की पावर 1। बात समझ में आई। 4 की पावर भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, सीधा सीधा मैंने 7 की पावर 1 लिखा। अब ये 6 है। 6 का दोस्तों आपको पता है इकाई का अंक क्या है, हमेशा 6 ही आता है। 6 की पावर कोई सी भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनफाइनाइट हो, 6 की कोई सी भी पावर हो, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला लिखते हैं। 3 है, यहाँ पे अपन क्या है, 4 से भाग देंगे, कितनी बार गया दोस्तों, 64 बार पूरी पूरी जा रहा है, 3 बचा, यानी 3 की पावर 3। यहाँ से 7 गुणा
6 गुणा 3 की पावर 3 कितना होता है 27, यानी इकाई का अंक कितना आया 7 आया। 7 6 42, 2 आया, 2 गुणा 7 4 आया। इकाई का अंक आपका क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। 4 आएगा इकाई का अंक, ऑप्शन डी। अगला सवाल करते हैं भाइयों। दिए गए चित्र में ए बी सी क्या है 55 डिग्री हो तो ए सी डी का मान क्या होगा। ए बी सी क्या दे रखा है आपको 55, ए बी सी 55 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, पूछा क्या गया है ए सी डी, ए सी डी ये पूछा गया। ये दोस्तों क्या है सीधा सीधा एक थ्योरम पे आया है, दोनों तरह से निकालेंगे हम। थ्योरम क्या कहती है, कौन सी थ्योरम है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती क्या है दोस्तों, ये कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा क्या है दोस्तों मेरी डीई, मेरी कोई स्पर्श रेखा है, और ये क्या है किसी जीवा जो दे रखी है ए सी पे क्या है ये वाला कोण बनाती है एक्स। ठीक है दोस्तों, किसी स्पर्श रेखा द्वारा जीवा पर बनाया गया कोण सेम जीवा द्वारा दूसरे खंड में, दूसरा खंड क्या है दोस्तों, एक खंड ये है, ये तो क्या इधर कोण बना है, दूसरा खंड मतलब इसके अपोजिट उधर साइड चाहे कोई सा भी एंगल बने, चाहे कोई सा भी एंगल बने दोस्तों, वो क्या है एक्स ही होगा। ये तो रही थ्योरम। थ्योरम क्या कह रही है, किसी स्पर्श रेखा द्वारा किसी जीवा पर बनाया गया कोण दूसरे सेगमेंट में, एक सेगमेंट ये है यानी अपोजिट सेगमेंट में क्या है उसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। यानी ये मेरा 55 है तो ये भी क्या है मेरा 55 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 55 है तो ये भी 55 आएगा। बात समझ में आई। अगेन बताते हैं, दोबारा से समझाते हैं। ये तो रहा उसकी बात। अब दोस्तों क्या है, अब हम इधर बात करें, अगर ये मेरा थीटा है, इस जीवा द्वारा इस क्या है इस जीवा पर बनाया गया कोण किसके द्वारा स्पर्श रेखा द्वारा, ये थीटा है, तो सेम जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया कोण क्या है थीटा होगा। ये रहती है थ्योरम। चाहे इधर से देखें, ये मेरा y है तो ये भी मेरा y रहेगा, ये थीटा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये सीधा सीधा थ्योरम है। पर मैं जानता हूँ ज़्यादातर बच्चे क्या है दोस्तों भूल जाते हैं, भाई थ्योरम कितनी याद रखें। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आप देखिए क्या अप्रोच रहेगी। पहले तो आप करेक्ट ऑप्शन जान चुके हैं, एंगल ए सी डी क्या है, यदि ये एंगल आपका क्या है ए बी सी 55 दे रखा है, ये 55 है तो ये भी क्या है 55 आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है डी है। अब निकालना कैसे है, यदि हमें क्या है थ्योरम याद नहीं है तो। ये दोस्तों मैंने माना कोई वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। अब मैंने क्या है यहाँ से क्या है केंद्र को मिलाया। अब आप मुझे ये बताइए, समान जीवा द्वारा ये मेरा वृत्त का केंद्र है O, परिधि पर बनाया गया कोण और केंद्र पर बनाया गया कोण में रिलेशन रहता है, ये इसका डबल होगा। ये कितना आ गया दोस्तों 110 आ गया। 55 से डबल कितना होता है 110 आपका क्या है कोण आ चुका है। ये 110 आ गया। क्या आपकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है कि नहीं दोस्तों, ये बताइए। दोनों क्या है, ये त्रिज्या ही तो है, आर ही तो है, यानी ये दोनों भुजा बराबर है। एक कोण आपको 110 पता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। 180 में से 110 गया 70 बचा, यानी ये भी कोण आपका दोस्तों क्या है 35 का होगा, ये भी क्या है 35 का होगा। ठीक है दोस्तों, 35 का कोण ये है, 35 का कोण ये है। अब दोस्तों मान के चलो यहाँ पे क्या है हमारा, ये स्पर्श रेखा इसको टच कर रही है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, जो केंद्र पर बनाया गया कोण होगा वो कितना होता है दोस्तों, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है। केंद्र पर बनाया गया कोण कितना रहता है 90 रहता है। 90 में से 35 ये गया तो ये कितना बचा दोस्तों 65। दोबारा से समझाते हैं। ये क्या है, ये 35 आ चुका है, ये 35 आ चुका है सभी का, ये 110 है, ये दोनों क्या बराबर होंगे 35 आ गए। अब आप मुझे ये बताइए, ये आपका केंद्र है, स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है दोस्तों।
90 डिग्री होता है, ये आप सभी को पता है। किसी स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 90 का है, 90 में से ये 35 का है, तो ये कितना आएगा 65 का आएगा। बात समझ में आ गई। ये टोटल पूरा 90 का है, 35 ये है, 65 हमारा ये है। सॉरी 65 नहीं दोस्तों, 55 आएगा ये। 90 में से 35 गया, क्या है 55 आया। 55 डिग्री क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल निकालिए, टोटल एंगल आपको पता है 90 का है, ये 35 का है, तो ये 55 का हुआ। 9 की पावर 6 में 9 की पावर 6 माइनस 11 को यदि आप 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। करो दोस्तों। 9 की पावर 6 को कैसे लिखेंगे, 8 की पावर 1 की पावर 6 माइनस 11, यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, इसको 8 से भाग देंगे, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। एक रिमाइंडर यहाँ से माइनस 11 में 8 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 11 में 8 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। 3 यहाँ से 1 माइनस 3 यानी -2 रिमाइंडर आया दोस्तों। अब रिमाइंडर कभी माइनस में होता ही नहीं है, प्लस में लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 8 में से 2 घटा देंगे, यानी आपका रिमाइंडर कितना आएगा 6 शेषफल आएगा। 6 शेषफल आएगा दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं। मोस्ट डाल लीजिए दोस्तों इसको, मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या है गलती करेंगे। क्या दे रखा है, किसी आयताकार वर्गाकार एवं वृत्ताकार मैदान प्रत्येक का समान 100 मीटर की लंबाई की रस्सी द्वारा कवर किया जा सकता है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। क्या दे रखा है, एक आपको आयत दे रखा है दोस्तों, एक आपको क्या है वर्ग दे रखा है, और एक आपको क्या है वृत्त दे रखा है। तीन क्या है आपको आकृतियां दे रखी हैं, मैदान दे रखे हैं। ये आयत है, वर्ग और वृत्त। अब इनकी क्या है जो परिधि है, इन दोनों की परिधि रहती है, परिधि, इसकी भी परिधि, और ये परिमाप रहता है, और इसकी परिधि, ये परिमाप। जब भी क्या है दोस्तों इनका परिमाप या परिधि बराबर रहती है, परिमाप और परिधि बराबर है, हमारे क्या दे रखा है आपको, ये परिधि दे रखी है या परिमाप दे रखा है। वर्ग के केस में, आयत के केस में क्या है, ये परिमाप है। वृत्त के केस में क्या है दोस्तों, ये परिधि है। यानी 100 मीटर रस्सी द्वारा आप आयत को कवर कर रहे हैं, वर्ग को कवर कर रहे हैं, और वृत्त को कवर कर रहे हैं। यानी परिमाप और परिधि आपका क्या है बराबर दे रखा है, तो उस केस में आपका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है दोस्तों वृत्त का, उससे कम रहता है वर्ग का, और उससे कम रहता है आयत का। ये आपको लिख लीजिए, समझाते हैं बाकी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल क्या रहेगा दोस्तों, वृत्त का रहेगा। कैसे, अब मान के चलो आपको क्या दे रखा है, 100 मीटर की क्या है दोस्तों रस्सी दे रखी है। अब आयत और वर्ग का पहले कंपेयर कर लेता हूँ, आयत और वर्ग का पहले कंपेयर कर लेता हूँ। 100 की है यानी 25 की दोस्तों ये भुजा है, 25 की ये है, 25 की ये है, 25 की ये, चारों भुजा बराबर। 100 मीटर हमारी क्या है लंबी रस्सी हो चुकी है। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों 625 आया। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, ठीक है 625 से इसमें आया। अब क्या हो यदि हमारी क्या है ये भुजाएं बराबर ना हो, एक भुजा को दोस्तों मैं 24 मान लेता हूँ, इसको 26 मान लिया, इसको 24 मान लिया। अब ये मेरा क्या है आयत हो गया, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या आया 26 गुणा 24 आया, ये कितना होता है 624, यानी ये क्या है इससे कम है। वृत्त के केस में आप एज इट इज इक्वेशन निकालेंगे, वृत्त क्या है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है जब आपका क्या है परिमाप और परिधि बराबर हो। ये आप लिख लीजिए, कई सारे क्वेश्चनों में सीधा सीधा पूछा जाता है। सबसे बड़ा कौन रहेगा, वृत्त रहेगा, उसके बाद वर्ग रहेगा, उसके बाद आयत रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। 1800 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे। फैक्टर से सवाल आया है दोस्तों, क्या है आपको 1800 के कुल गुणनखंड निकालने हैं, कितने होंगे। पहले बात तो क्या है दोस्तों, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1800 दिख रहा है, सीधा सीधा कैसे तोड़ना होता है एग्जाम में, 18 लिखिए गुणा 100 कीजिए। 18 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 9, 100 को कैसे लिखेंगे 4 गुणा 25।
अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 की पावर 1 ये है, 2 की पावर 2 यहाँ पर, यानी 2 की पावर 3 गुणा 9 क्या है, 3 की पावर 2 है, गुणा 5 की पावर 2 बराबर 1800। ये क्या है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या में यदि आप 2 से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या सम होती है कि नहीं होती, पहले तो आप ये बताइए दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब ये जितने भी होंगे, ये संख्या जितनी भी होगी, यहाँ से जितने भी गुणनखंड मिलेंगे वो क्या है, सम होंगे, क्योंकि क्या है, मैंने 2 पहले ही कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना आता ही है, जो भी आपको पावर दे रखी है उसमें क्या है, आपको एक एक जोड़ देना है। 2 में 1 जोड़ा 3 गुणा 2 में 1 जोड़ा 3 गुणा 2 में 1 जोड़ा 3। कुल गुणनखंड कितने हो गए, जो सम है 27 सम गुणनखंड होंगे, 27 इवन फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे कुल गुणनखंड पूछता दोस्तों, टोटल कुल गुणनखंड यदि आपसे पूछा जाता, कुल फैक्टर पूछा जाता, कैसे निकालते आप, जितनी भी पावर है एक एक जोड़ के लिखना है। 3 की में 3 है तो 4, 4 गुणा 3 कितना आया दोस्तों, 36 आपके क्या है, कुल फैक्टर होंगे। आपसे विषम पूछा जाता, यदि आपसे विषम पूछा जाता, 36 में से 27 गई, 9 आया, सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते थे। बाकी आप क्या है, विषम के लिए आपको विषम पे फोकस करना है। 3 की पावर 2 5 की पावर 2, यही तो विषम दे पाएंगे आपको। भाई सम संख्या कभी भी आपको विषम फैक्टर देगी नहीं देगी, यानी 3 की पावर 2 है तो एक बढ़ा के लिखना है, 3 गुणा 3, 9 आपके क्या है, विषम गुणनखंड होते। जो भी आपको पूछा जाता, इस पे हमने फैक्टर्स पे पहले ही क्लास बना रखी है, आप वो देख लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों, 324 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर लंबी सड़क डालने के लिए कुल खर्च क्या आएगा, जबकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने में 400 रुपए की लागत लगती है। क्या कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या है, 324 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, आकृति क्या दे रखी है, वर्गाकार आकृति दे रखी है, तो मैं भुजा निकाल सकता हूँ आसानी से। यानी क्षेत्रफल का अंडर रूट करूंगा, 324 का अंडर रूट किया, क्या आया दोस्तों, 18 मीटर की क्या है मेरी भुजा आई। तो मुझे करना क्या था, ये क्या है, 18 मीटर की भुजा है, ये 18 ये 18। अब इसके चारों ओर क्या है, मुझे 2 मीटर की दोस्तों क्या है, सड़क बनानी है। यानी ये कितना है, 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर है। अब कोई मुझे ये बता सकता है, ये जो आप बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं, सॉरी त्रिभुज नहीं, वर्ग देख रहे हैं, इसकी भुजा कितनी हुई, 18 पहले था, 2 इधर 2 इधर, यानी ये कितना है, 22 आया, ये 22 आया। और आपको रोड कहाँ पे डालनी है, यहाँ पे आपको रोड डालनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या है, यहाँ पे आपको रोड बनानी है। बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 22 का स्क्वायर कितना आया, 484। 18 का स्क्वायर आपको पता ही है क्षेत्रफल कितना था, 324। तो इस रोड का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों में से घटा दूं, बड़े वाले क्षेत्रफल में से यदि मैं छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरा रोड आ जाएगा। रोड कितना आया, 160 वर्ग मीटर की क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल वाली रोड है मेरी। अब कुल कितना है, 160 वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर में 400 रुपये की लागत लग रही है, तो 160 में कितनी लगेगी, 160 गुणा 400 कर देंगे, 16 चंग 64, 64,000 क्या है दोस्तों मेरा लागत लगेगी रोड बनाने में। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारासर। दूसरा क्या है दोस्तों, आज मॉडल पेपर 1 कराया है। जो भी आपका एग्ज़ाम है 27 से 28 फरवरी को होने वाला है, उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी आपको क्या है, कम से कम 5 मॉडल पेपर रन कराए जाएँ। अभी रीच लेवल 1 के लिए है,
रीच लेवल 2 के लिए भी क्या है दोस्तों, जल्द ही मैं मॉडल पेपर लाने वाला हूँ। तब तक आप हमारे साथ रहिए। धन्यवाद।